कि दोस्तों मृदा के निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत कहां से होती है। प्रोसेस कहीं से तो शुरू होगा। प्रोसेस कहीं, किसी के भी फॉर्मेशन का प्रोसेस कहीं से तो इनिशिएट तो कहीं से होगा ना वो प्रोसेस। आप सबके और हम सबके बनने का प्रोसेस कहीं से शुरू हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? गर्भाधान संस्कार नहीं होता तो आप और हम बन पाते? उस गर्भाधान संस्कार के बाद जब गर्भ के अंदर जब भ्रूण डेवलप हुआ, वहां से तुम इतने बड़े बन गए। ठीक है, पहले इतने से क्या थे? इतने से सेल नहीं थे, भ्रूण। हाँ, वही एम्ब्रियो जिसको हम कहते हैं, वो थे आप। और वहां से लेके यहां तक की यात्रा, तो कहीं से तो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से किसी भी सिस्टम के फॉर्मेशन का प्रोसेस कहीं से तो शुरू होता है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, तो आप बताएंगे सर चट्टान के निर्माण की जो प्रक्रिया है दैट बिगिंस फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक। चट्टानों के विखंडन से मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत होती है वहां से। आप कोई तुमसे पूछेगा चट्टान टूटी कैसे, विखंडित कैसे हुई, तो आप बताओगे सर उसका विखंडन हुआ किसकी वजह से? अपक्षय। किससे हुआ? अपक्षय। अपक्षय या कह सकते हो आप अनाच्छादन भी कह सकते हो। अनाच्छादन शब्द सुना है आपने? अनाच्छादन इंग्लिश में उसको डेन्यूडेशन बोलते हैं। अनाच्छादन दो प्रकार से देखने को मिलता है, मेनली दो प्रकार है उसके, और उसके तो सब टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली दो प्रकार, एक अपर्दन और दूसरा अपक्षय। अपर्दन अपने स्थान पर होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर होता है? तो अपर्दन कैसे, कैसा प्रोसेस हुआ है? स्टैटिक या डायनेमिक? डायनेमिक। अपक्षय कैसा प्रोसेस है? स्टैटिक या डायनेमिक? स्टैटिक। अपने स्थान पर ही चट्टान जब टूट जाए, विखंडित हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? अपक्षय। तो आपसे कोई पूछे मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, तो आप क्या बोलेंगे? सर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बिगिंस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बिगिंस फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बिगिंस फ्रॉम द डेन्यूडेशन ऑफ रॉक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से यहां से मृदा के विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसका मतलब सबसे प्राइमरी फैक्टर सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? आप बताओगे सर प्राइमरी फैक्टर फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सॉइल इज पेरेंट रॉक, पैतृक चट्टानें। यस और नो? पैतृक चट्टानें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, लेकिन केवल पैतृक चट्टानें नहीं है, पैतृक चट्टानें तो इस प्रोसेस को शुरू करती हैं। पैतृक चट्टान का बहुत बड़ा पिंड था, ठीक, और वो जब टूटी तो उसके टूटने के बाद चट्टान जब टूटी, उसमें जब क्रैक्स आए तो उसमें फिर एयर भी प्रवेश कर गया, उसमें वाटर भी प्रवेश कर गया। हाँ या ना? अभी तक तो उसमें एयर और वाटर उस रॉक के अंदर नहीं था ना, लेकिन जैसे ही वो रॉक टूटा, जैसे क्रैक हुआ वो, तो क्रैक होते, अब ऐसा तो नहीं अचानक से एक दिन ये चट्टान, ये मान लो ये कोई रॉक रखी हुई है, अचानक से इसमें विस्फोट हो जाएगा, टूट जाएगी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। कोई भी रॉक पहले क्रैक हुई होगी, उसमें क्रैक आया होगा और आगे धीरे 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 जाके वो चट्टान कई छोटे और बड़े टुकड़ों में विभाजित हो गई होगी। तो जब वो चट्टान क्रैक हुई तो उस क्रैक चट्टान के भीतर क्या प्रवेश किया? वाटर चला गया उसके अंदर, एयर उसके अंदर चला गया। यस और नो? तो इस प्रोसेस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर चट्टान का रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सो द फॉर्मेशन ऑफ रॉक बिगिन फ्रॉम हेयर, यहां से शुरुआत हुई इस प्रोसेस की। जैसे आप देखोगे ये क्या है? एक रॉक है, पेरेंट रॉक, प्राथमिक चट्टान, या इसको हम कहते हैं पैतृक चट्टान। है ना? और उस पेरेंट रॉक, वो पेरेंट रॉक कैसी भी हो सकती है, वो इग्नियस भी हो सकती है, वो सेडिमेंट्री भी हो सकती है, वो मेटामॉर्फिक भी हो सकती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, वो कुछ भी हो सकती है ना? और जैसी रॉक होगी वैसे ही उस मिट्टी की संरचना भी पाई जाएगी। अगर इग्नियस होगी तो उसमें इग्नियस रॉक के गुण मिलेंगे उस सॉइल में, अगर सेडिमेंट्री रॉक होगी तो उस सॉइल में सेडिमेंट्री रॉक्स के प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे। है ना? या अगर मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें, तो उस सॉइल में मेटामॉर्फिक रॉक की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। हमारा ओरिजिन जिनसे हुआ है, हमारे माता पिता से, तो उन्हीं के तो जीन हमारी बॉडी में ट्रांसफर होंगे ना। हमारे मदर फादर का जो कलर होगा वही कलर तो बच्चे को मिलेगा, कि उससे कोई इतर दूसरा कलर मिल जाएगा? मान लो मदर और फादर दोनों का कलर ब्लैक है, ठीक, दोनों की स्किन का जो टोन है वो डार्क टोन है, तो बच्चे की स्किन का टोन भी कैसा होगा? डार्क होगा। वो एकदम व्हाइटिश थोड़ी हो जाएगा या येलोइश थोड़ी हो जाएगा, वो भी डार्क ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर पेरेंट रॉक का होगा, या जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पेरेंट रॉक की होंगी, वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमें किसमें देखने को मिलेंगी? सॉइल में देखने को, मिट्टी में देखने को मिलेंगी।
तो पेरेंट रॉक किसी सॉइल का क्या डिसाइड करता है? पेरेंट रॉक किसी सॉइल का कलर डिसाइड करता है, यस और नो? पेरेंट रॉक उस सॉइल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, यस और नो? और क्या डिसाइड करता है पेरेंट रॉक? पेरेंट रॉक डिसाइड करता है कि उस सॉइल में किस टाइप के मिनरल्स देखने को मिलेंगे। यह भी किससे निर्धारित होता है? यह भी निर्धारित होता है प्राथमिक चट्टानों से, पेरेंट रॉक से। तो सबसे पहले क्या हुआ? चट्टान का अनाच्छादन हुआ। अनाच्छादन में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। अपक्षय आपको पता है स्टैटिक प्रोसेस है, अपने प्लेस पर रॉक विखंडित हो जाती है, टूट जाती है, और ये कैसा है? ये डायनेमिक प्रोसेस है ना? तो इधर पर आप देखेंगे तो चट्टान का क्या हुआ? अनाच्छादन हुआ, और यही जो एक बड़ी रॉक थी ये छोटे और बड़े टुकड़ों में विभाजित हो गई। अब इस बड़ी रॉक के अंदर आपको पता है कि ये सॉइल के अंदर आपको एयर और वाटर सब एंटर कर गया। ये देख रहे हो ना, एयर भी जाएगा उसके अंदर, वाटर भी जाएगा। अब एयर और वाटर अगर किसी को मिल गया, किसी को हवा और पानी मिल गया, तो वहां पर जीवन संभव है या नहीं है? हाँ या ना? एयर एंड वाटर अगर कहीं पर है तो वहां पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है? यस, डेफिनेटली। तो अगर लाइफ पॉसिबल है तो अगर किसी रॉक में एयर एंड वाटर पहुंच गया तो उस रॉक में फिर धीरे धीरे किसका डेवलप, वेजिटेशन का डेवलपमेंट होना शुरू होगा कि नहीं? होगा या नहीं? और जब वेजिटेशन का डेवलपमेंट होना शुरू होगा तो कोई भी वृक्ष या कोई भी पौधा उसमें डेवलप होगा, उसकी रॉक्स क्या उसकी जो जड़ें हैं वो रॉक्स के अंदर जाएंगी, यस और नो? और उसकी जड़ें जब रॉक्स के अंदर जाएंगी तो फिर क्या होगा? उससे किसी भी ट्री की जो जड़ें हैं जब उस रॉक के अंदर जाएंगी तो उससे क्या होगा? वो रॉक फिर से विखंडित हो जाएगी, हाँ या ना? और दोस्तों वही विखंडित जो चट्टान है वो किसका रूप ले लेगी? किसका रूप ले लेगी? वो मिट्टी का रूप ले लेगी, मृदा का रूप ले लेगी। क्लियर हो रही बात क्या? लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, सॉइल प्रोफाइल या सॉइल के डेवलपमेंट में केवल और केवल रोल पैतृक चट्टान का नहीं है। पैतृक चट्टान का रोल है, यस, सबसे प्राइमरी रोल उसी का है, लेकिन नॉट ओनली द पेरेंट रॉक रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले और भी कई कारक हैं। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक तो मैंने आपको बताया पैतृक शैल, याद रखिएगा। नंबर दूसरा, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा कारक है जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु की जब मैं बात करता हूं तो दो वर्ड आपके दिमाग में आने चाहिए, वन इज टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। जब भी क्लाइमेट की बात हो तो दो वर्ड आपके पास आने चाहिए, दो वर्ड आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होने चाहिए, नंबर वन टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। खैर, जलवायु और जलवायु के बाद जो तीसरा जो कारक है जो प्रभावित करता है वो है किसी क्षेत्र की टोपोग्राफी, किसी क्षेत्र का लैंडफॉर्म, उच्चावच। यस, उच्चावच में अगर तीव्र पर्वतीय ढाल होगा किसी क्षेत्र का तो वहां पर अपर्दन कम होगा या ज्यादा? ज्यादा होगा। अगर स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा है तो अपर्दन ज्यादा होगा, यानी ऊपरी परत का क्षरण ज्यादा होगा। यस, वो क्षरण किस वजह से हो सकता है? वो वाटर की वजह से भी हो सकता है, हिम की यानी ग्लेशियर्स की वजह से भी हो सकता है, और तीसरा एयर की वजह से भी हो सकता है, यस और नो? तो अगर क्षरण ज्यादा होगा तो मृदा की जो परत है वो मोटी होगी या पतली? पतली होगी, और पतली परत वाली मृदा का विकास होगा तो यानी मृदा की संरचना वहां पर मजबूत संरचना का विकास नहीं होगा, वहां पर मृदा की संरचना कैसी होगी? कमजोर संरचना का विकास होगा, हाँ या ना? और अगर मान लीजिए सामान्य मैदानी ढाल है तो वहां पर अपर्दन ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट कम है, और जब स्लोप ग्रेडियंट कम होता है तो वहां पर जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, मजबूत स्ट्रक्चर होगा, और वहां पर अगर मजबूत स्ट्रक्चर है तो वेजिटेशन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। जैसे आपने देखा तो पूरे इंडिया के जो सबसे ज्यादा भाग पर जो सॉइल पाई जाती है वो है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, हाँ या ना? 42-43% भाग पर भारत में जलोढ़ मृदा मिल रही है, और जलोढ़ मृदा को भारत की सबसे गुणवत्तापूर्ण और उर्वरा शक्ति से युक्त यानी फर्टिलिटी क्वालिटी से युक्त, फर्टाइल पावर से युक्त मृदा मानी जाती है। किसको? जलोढ़ मृदा को। तो एक कारक हो गया उच्चावच, पहला तो मैंने आपको बता दिया पैतृक चट्टान, दूसरा जलवायु हम डिस्कस करेंगे अभी, तीसरा उच्चावच, और चौथा है जैव विविधता या कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हो आप। जैव विविधता और कार्बनिक पदार्थ मृदा के लिए क्या करते हैं? तो मृदा में ह्यूमस की मात्रा सुनिश्चित कहां से होती है? तो मृदा में ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस का डेवलपमेंट कहां से सुनिश्चित होता है? जैव विविधता या सूक्ष्म जीवों से। या आप इस पूरे भाग को आप जैव विविधता या सूक्ष्म जीव को आप कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हो। इससे मृदा में किसका विकास होता है? ह्यूमस का डेवलपमेंट होता है। ह्यूमस एक गहरा काला पदार्थ है जो किससे युक्त है? जो कार्बनिक पदार्थों के से युक्त है। पर्वतीय मृदा जो भारत में पाई जाती है उस पर्वतीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा मौजूद है। यस, और एक फैक्टर और है, वो फैक्टर है कौन सा? टाइम।
टाइम। टाइम का क्या रोल है सर? टोटल कितने फैक्टर है? 5। टाइम का क्या रोल है? टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि टाइम का रोल है सॉइल का पूरा जो प्रोफाइल जो डेवलप होता है, मृदा परिच्छेदिका का जो विकास होता है वो किससे होता है? उस समय के साथ होता है। समझ पा रहे बात? ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को होने में 1-2 दिन का समय लगा या एक लंबा समय लगा? तो ये जो पूरी प्रोफाइल जो सॉइल की डेवलप हुई, सॉइल की जो पूरी प्रोफाइल डेवलप हुई, इसको डेवलप होने में कई हजारों वर्षों का समय लगा। इसलिए टाइम का इंपॉर्टेंट रोल है, और टाइम पूरे सॉइल प्रोफाइल को डिसाइड करता है। और अब मैं बात कर दूं अगर जलवायु की, अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाइमेट? जलवायु का क्या काम है? तो दोस्तों जलवायु में मैंने आपको बताया 2 बातें याद रखनी है आपको, टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। पहले रेनफॉल की बात कर लेते हैं। अगर कहीं किसी रीजन में रेनफॉल बहुत ज्यादा है, मान लो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है रेनफॉल, तो बारिश अगर कहीं पर बहुत ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से आप इस बात को ध्यान रखिएगा, वहां पर ना लीचिंग प्रोसेस ज्यादा होगा, निक्षालन की प्रक्रिया होगी। और जब निक्षालन की प्रक्रिया होती है तो मृदा की ऊपरी परत में मौजूद जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो रिस्कर कहां चले? निक्षालन मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ जाना, इसको क्या बोलते हैं? निक्षालन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। और दोस्तों जो लीचिंग प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, जो लीचिंग प्रोसेस है हाई रेनफॉल वाले रीजन में कौन सा प्रोसेस होता है? लीचिंग प्रोसेस, निक्षालन की क्रिया। और इस निक्षालन की क्रिया को ही हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन, यानी लेटराइजेशन की प्रक्रिया। और इससे किस प्रकार की मृदा का विकास होता है? लेटराइट मृदा का विकास होता है। आप देख लो इंडिया में भी वेस्टर्न घाट हाई रेनफॉल, यस और नो, कैसी सॉइल मिल रही है हमको? लेटराइट। नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, हाई रेनफॉल, जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल है, वहां कैसी सॉइल मिलेगी आपको? लेटराइट। अंडमान निकोबार चले जाइए, हाई रेनफॉल, कैसी सॉइल मिलेगी? लेटराइट। तो जहां जहां पर हाई रेनफॉल है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल है, वहां होता है लीचिंग की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ लीचिंग होता है। और लीचिंग के प्रोसेस में लाइटर एलिमेंट्स रिसकर नीचे चले जाते हैं, और इससे जो मृदा का विकास होता है उसको हम कौन सी मृदा कहते हैं? लेटराइट मृदा। और अगर कहीं पर कम रेनफॉल हो रही है, कहीं पर रेनफॉल कम है और टेम्परेचर भी साथ में ज्यादा है, रेनफॉल भी कम है यानी शुष्कता है, रेनफॉल कम होगी तो क्या होगी? शुष्कता। और साथ ही अगर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, भारत के अधिकांश क्षेत्र में टेम्परेचर कम है या ज्यादा? ज्यादा। आपको मैंने कोपेन का क्लासिफिकेशन बताया था, पूरा का पूरा AW, AW में क्या है? टेम्परेचर ज्यादा। BSHW टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। CWG टेम्परेचर क्या है? तो CWG में टेम्परेचर ज्यादा, AW में टेम्परेचर ज्यादा, BSHW में टेम्परेचर, BWHW में तो ज्यादा था ही, वो तो चूंकि रेगिस्तान है, मरुस्थल है। और BSHW में भी टेम्परेचर, तो BSHW, BWHW, CWG, AW, AM और AS, इस सब जगह टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। तो टेम्परेचर ज्यादा है और रेनफॉल भी हर जगह बहुत ज्यादा भारत में नहीं है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है, रेनफॉल अगर टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल भी कम मात्रा में, तो उसका मतलब नमी की मात्रा ज्यादा नहीं है, शुष्कता है। और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है। यस। और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया फास्ट होती है, तीव्र होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कौन सा एक्शन? कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया। केशिका क्रिया में क्या होता है? नीचे से क्या होता है? प्रोसेस ऊपर की ओर आता है। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर। तो केशिका क्रिया कब होगी? जब हाई टेम्परेचर होगा और नमी की मात्रा भी कम होगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तापमान अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा या ज्यादा? ज्यादा। और दोस्तों रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर ज्यादा होगा तो मृदा की निचली परत में जो पदार्थ थे वो ऊपर की ओर आएंगे या नहीं आएंगे? निश्चित रूप से आएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सीकरण। और कैल्सीकरण से कैसी मृदा का विकास होता है? शुष्क क्षारीय मृदा का विकास होता है। कैल्सीकरण से कैसा मृदा का विकास होता है? शुष्क क्षारीय मृदा का विकास होता है। जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है और रेनफॉल भी ज्यादा है, तो वहां पर कौन सा प्रोसेस होगा? वहां पर कैसा प्रोसेस होगा? वहां पर लीचिंग प्रोसेस होगा। और लीचिंग प्रोसेस मतलब लेटराइजेशन। और लेटराइजेशन मतलब कौन सी मिट्टी का विकास हो रहा है? लेटराइट सॉइल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहला तो है पेरेंट रॉक्स। फिर से सुनिए एक बार, सबसे पहला क्या है? पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या करता है? पेरेंट रॉक मृदा की संरचना कैसी होगी इस बात का निर्धारण करता है, हाँ या ना? पेरेंट रॉक मृदा का रंग कैसा होगा इस बात का निर्धारण कैसे होता है? पेरेंट रॉक से। दोस्तों काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल इज कलर इन ब्लैक
तभी तो उसको हम ब्लैक सॉइल बोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन बेसोल्टिक चट्टानों के अनाच्छादन से हुआ है। काली मृदा का निर्माण बेसोल्टिक चट्टानों के अनाच्छादन से हुआ है। और दोस्तों बेसोल्टिक चट्टान गहरे काले रंग की चट्टानें हैं। क्योंकि दोस्तों बेसोल्टिक चट्टान को, यानी बेसोल्टिक जो लावा है, यानी बेसोल्टिक जो मैग्मा है, उस बेसोल्टिक मैग्मा को कहते हैं मैफिक मैग्मा। एक होता है फेल्सिक, एक होता है मैफिक। तो बेसोल्टिक चट्टान जब बनी तो जो मैग्मा बाहर निकल गया है उस मैग्मा का नाम है बेसोल्टिक मैग्मा। यस। और बेसोल्टिक मैग्मा का दूसरा नाम क्या है? मैफिक। यानी इसमें मैग्नीशियम और फिक यानी आयरन। एफी मींस आयरन, यानी इसमें मैग्नीशियम और आयरन की अधिकता है, इसलिए क्या नाम है इसका? मैफिक। एंड आयरन का कलर कैसा है? ब्लैक। तो बेसोल्टिक चट्टानों के अनाच्छादन से जो मिट्टी का निर्माण होगा उसका कलर कैसा होगा? ब्लैक। हाँ या ना? क्लियर हो रही बात क्या? और अंदर से अगर मैग्मा कहां से आया है? ये पृथ्वी के मेंटल वाले हिस्से से आया ना, जिसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं। तो मैग्मा चैम्बर वाले हिस्से से जो मैग्मा निकलकर बाहर आया है वो मैग्मा आकर जम गया और निश्चित रूप से उसमें मिनरल्स की मात्रा कम होगी या ज्यादा? ज्यादा। एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर विल कंसिस्ट द नंबर ऑफ मिनरल्स। यानी जो कुछ भी मैग्मा चैम्बर से ऊपर की ओर आ रहा है उसमें मिनरल्स की मात्रा निश्चित रूप से अधिक होगी। कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे ये अलग मैटर है, लेकिन मिनरल्स तो उसमें होंगे और मेटेलिक मिनरल्स की संख्या उसमें ज्यादा होगी। क्लियर है बात क्या? आप इस बात को भी जानते हैं कि जो बेसोल्टिक मैग्मा है उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है, क्योंकि सिलिका की मात्रा उसमें कम है। सिलिका की मात्रा क्या है? कम। सिलिका की मात्रा कम है इसलिए कैसी है वो? क्षारीय। और क्षारीय मृदा तरलता अधिक होने की वजह से वो दूर तक फैलती है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में यही हुआ, डेक्कन ट्रैप में। हाँ है ना? और डेक्कन ट्रैप में यही हुआ तो हमारे यहां कौन सी सॉइल बन गई? ब्लैक सॉइल। और आप देखोगे तो जो मालवा प्लेटू वाला जो रीजन है, मालवा के पठार वाला क्षेत्र है, वो डेक्कन ट्रैप का विस्तार है और वहां पर हमें कैसी मिट्टी मिल रही है? ब्लैक सॉइल मिल रही है। यस और नो? तो पैतृक चट्टान क्या क्या निर्धारित करती है? मृदा की संरचना। नंबर 1 क्लियर। पैतृक चट्टान क्या डिसाइड करेगी? कलर ऑफ सॉइल, मिट्टी का रंग। पैतृक चट्टान डिसाइड करेगी उस मिट्टी में पाए जाने वाले खनिजों की मात्रा। तो संरचना, रंग और खनिज ये किससे निर्धारित होता है? पेरेंट रॉक। दूसरा मैंने आपको बताया जलवायु। जलवायु का रोल क्या है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हाई रेनफॉल होगा, टेम्परेचर तो इंडिया में सब जगह ज्यादा ही है, हाई रेनफॉल अगर होगा तो लीचिंग का प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को लेटराइजेशन कहते हैं। लेटराइट मृदा का विकास हुआ है, राइट। लेकिन अगर टेम्परेचर तो ज्यादा है लेकिन रेनफॉल कम है, रेनफॉल कम है तो शुष्कता ज्यादा होगी वहां पर, और शुष्कता होगी तो वहां पर लीचिंग प्रोसेस नहीं होगा। वहां पर कौन सी क्रिया होगी? केशिका क्रिया होगी, कैपिलरी एक्शन होगा। और उस कैपिलरी एक्शन में नीचे से मटेरियल उठकर कहां पर आएगा? ऊपर की ओर आएगा। इसलिए तुम देखते हो ना पंजाब और हरियाणा में मृदा के लवणीकरण की समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर अति सिंचाई हुई है, ओवर इरिगेशन हुआ है। और आपको पता है पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य है जहां पर रेनफॉल कम है, 50-60 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल है। तो रेनफॉल कम है, टेम्परेचर पंजाब हरियाणा में तो ज्यादा है, पूरे भारत में ही ज्यादा है। तो ज्यादा टेम्परेचर जहां पर होगा वहां पर वाष्पीकरण की दर तीव्र हो जाएगी। तो मृदा में जो नमी मौजूद है वो रिसकर कहां आएगी? ऊपर की ओर आएगी। हमने जो अति सिंचाई करी थी उस अति सिंचाई की वजह से क्षारीय तत्व मृदा में पहुंच चुके थे, वही तत्व अब केशिका क्रिया के माध्यम से कहां आ रहे हैं? ऊपर आ रहे हैं। इसलिए ऊपर वाली जो मृदा का जो रंग है वो कैसा है? सफेद सफेद दिखाई देता है। इसलिए उसको हम क्या करें? लवणीय मृदा कह रहे हैं। फिर उसको ठीक करने के लिए हम क्या मिला रहे हैं? उसमें जिप्सम मिलाकर उसको ठीक कर रहे हैं। लवणीय मृदा है इसका मतलब उसका पीएच वैल्यू बहुत कम हो गई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? क्लियर। तो जलवायु का भी रोल है। और फिर उसके बाद जैव विविधता। अगर कहीं पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या ज्यादा है, जैव विविधता ज्यादा है, दोस्तों याद रखिएगा उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का विकास होगा ही होगा। सामान्य रूप से उच्च ढाल वाले क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वहां पर आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा। डन। और फिर एक फैक्टर तो टाइम है ही। टाइम का क्या रोल है? आपसे पूछा जाए मान लो कि टाइम का क्या रोल है, तो आप बताएंगे सर पूरा सॉइल प्रोफाइल को डेवलप होने में टाइम लगता है, तो टाइम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके बाद लास्ट में बचा उच्चावच। अगर मान लीजिए संरचना कुछ ऐसी है, ढालदार संरचना है, तो यहां पर क्षरण ज्यादा होगा, तो मृदा की यहां पर संगठन कैसा होगा? कमजोर।
लेकिन अगर इस प्रकार से कोई मैदानी क्षेत्र है तो यहां पर अपर्दन ज्यादा नहीं होगा, तो यहां पर मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, मोटी लेयर डेवलप होगी, तो यहां पर वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर वेजिटेशन हमें, जहां पर ढाल होगी, ध्यान रखना, ढाल जहां पर होगी वहां वेजिटेशन हमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्षरण ज्यादा हो रहा है। इसलिए दोस्तों हिमालयी राज्यों में आप किसानों को देखते हैं तो वो स्टेप फार्मिंग करते हैं। स्टेप फार्मिंग इसलिए करते हैं ताकि मृदा के क्षरण की समस्या वहां पर ज्यादा है ना। सीढ़ीदार खेती करते हैं, स्टेप फार्मिंग करते हैं, ताकि वाटर आए तो होल्ड हो, वो वाटर मिट्टी को सारा साथ में लेके आगे ना निकल जाए। क्लियर बात। तो दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और मृदा का विकास का ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर बात। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।